हेलो बच्चों, उसी सीरीज़ के अंदर अब हम नेक्स्ट पेपर लेके आए हैं। अगेन ये वही सीरीज़ है, नई सीरीज़ हमने उठाई है जिसके अंदर हम केमिस्ट्री कर रहे हैं। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। ओके, 2025 का ही ये कोई पेपर है किसी रीजन का, तो वो हम करेंगे। और इसके अंदर हम तीनों सेट्स को इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि सेट वाइज अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में डिफरेंस नहीं होता है। आप आगे देखेंगे मोस्टली पेपर सेम होता है, सिर्फ 4-5 मार्क्स का डिफरेंस होता है तीनों सेट्स के अंदर। रीजन वाइज डिफरेंस हो सकता है बट सेट वाइज बहुत कम डिफरेंस होता है। सो लेट्स डू। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, if P and Q are the gases collected in the test tube and closing the electrodes R and S, then select the options in which the matching is done. Okay. So, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। H2O की इलेक्ट्रोलिसिस जब होती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस बाहर निकलती हैं। अगर हम इसकी बैलेंसिंग करें तो हमें हाइड्रोजन के सामने यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा सो दैट 2 ऑक्सीजन पूरे हो जाए एंड यहाँ पे भी 2। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर इफ यू कैन सी हाइड्रोजन इज 2 times एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस, दैट मीन्स हाइड्रोजन ज़्यादा निकल रहा है। तो अब हम भागते हैं इस डायग्राम की तरफ। कौन सा ऐसा टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर गैस ज़्यादा है? ऑब्वियसली क्यू में गैस ज़्यादा है, दैट मीन्स ये हाइड्रोजन होगा। पी में कंपैरिजन में गैस कम है, दैट इज यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। ओके, दिस इज ऑक्सीजन। नाउ ऑक्सीजन O2 नेगेटिव वैलेंसी किसके पास भागते हुए जाएगा? नेगेटिव्स हमेशा पॉजिटिव के पास जाते हैं, दैट मीन्स आर पॉजिटिव होगा पक्का। आर पॉजिटिव दैट मीन्स इट विल बी एनोड, और ये क्या होगा फिर? ऑब्वियसली कैथोड, नेगेटिव। सो अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो P इज ऑक्सीजन, यस, इसी ऑप्शन में है। एंड R इज एनोड, यस। एंड Q इज हाइड्रोजन, यस। एंड S is cathode, yes. So 1 and 3 option बन रहे हैं and C is our correct answer. So let's jump to the next question. You have 3 aqueous solutions A, B and C. Now you have to tell in ascending order of the pH of these particular solutions. Sodium carbonate Na2CO3. Okay. तो अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना बेटा, इट इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू पोटेशियम एंड अमोनियम्स। ओके, तो ये तीनों ही आपको क्या दे रखे हैं बच्चे? ये तीनों ही आपको बेसिक सॉल्ट्स दिए हुए हैं। बेसिक सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे सॉल्ट्स जो कि एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से जुड़ के बने हैं। तो अगर सोडियम कार्बोनेट की बात की जाए तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो NaOH है ना, और कार्बोनिक एसिड के साथ जुड़ के बना होगा। तो सोडियम कार्बोनेट सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो जहाँ पर भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में C सबसे आखिरी में दिखाई दे रहा है तो वो ऑप्शंस तो रख लो और 2 को उड़ा दो। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। गॉट इट? अब बात करते हैं हम पोटेशियम और अमोनियम की। ऑब्वियसली सोडियम तो चला गया। अब पोटेशियम और अमोनियम में से ऑब्वियसली कौन सा? KOH प्लस। ये जो पोटेशियम की अगर हम बात करें, पोटेशियम नाइट्रेट की, इट विल बी स्ट्रॉन्गर ना। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो हमारे पास क्या आएगा बेटा? उससे कम pH वाला, एंड B सबसे कम। आपको पता है ना, जिसका pH जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही बेसिक होगा। Select from the following statements which is not true about the burning of magnesium ribbon in air. When magnesium ribbon is burnt in air, it produce dazzling white flame. सबसे पहली एक्टिविटी जो हम बुक खोलते ही पढ़ते हैं अपनी केमिस्ट्री के अंदर वो है मैग्नीशियम रिबन, है ना, का बर्निंग। उसको पहले हम रब करते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद बर्न करते हैं। Mg+O2 gives MgO एंड हमने इसको कर दिया बैलेंस। आपको पता है ये जो MgO होता है ये एक वाइट पाउडर होता है जो कि बर्निंग के बाद बनता है। क्या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है?
नहीं भाई, इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट निकलती है। ओके, डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ हीट भी बाहर निकलती है, तो ये ऑप्शन हो गया। दैट मीन्स ये जो है ऐसा नहीं होता इस रिएक्शन में। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंबस्शन रिएक्शन। येस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंबस्शन रिएक्शन, बिल्कुल सही। सो हमारा जो आंसर सही बन रहा है, दैट आंसर इज, बताइए बताइए क्या आंसर बनेगा? सी। अ हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलॉग्स। आई होप आपको पता है होमोलॉग्स क्या होते हैं, जो कि किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से रिलेटेड होते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो मैं हमेशा अपने बच्चों को क्या कहती हूँ कि आप क्या करो, जो सी के नीचे नंबर लिखा है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 4 2 ज़ा 8। अब देखो कि 2 ऐड करने पे अगर आ रहा है तो वह एल्केन है ना। 2 इंटू 2 प्लस 2 अगर कर रहे हैं हम तो एल्केन है। 2 इंटू 2 और कुछ भी प्लस नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा? एल्कीन। 2 इंटू 2 करने के बाद अगर -2 कर रहे हैं तो क्या होगा? एल्काइन। अगर इसमें देखें 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10। ओके, दैट मीन्स दिस इज एन एल्केन। इधर आते हैं 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 2 14। दैट मीन्स ये संगी साथी हो गए दोनों ही, ये क्या हुए? एल्केन। 7 2 ज़ा 14, ये बना एल्कीन। और ये क्या बना? 10 इंटू 2 20 प्लस 2 22। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए, बी और डी आपस में साथी हैं, दे आर एल्केन्स। ओके। Color of a solution observed after 1 hour of placing iron nail in copper sulfate solution. CuSO4 के अंदर मैंने आयरन नेल डाल दी। ओके, आयरन नेल जैसे ही हम CuSO4 सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो ऑब्वियसली कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, और Fe जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, क्यों? क्यों बाद में आता है, लेस रिएक्टिव है। तो ये Fe धक्का मारेगा कॉपर को कि भाई बाहर निकल, और बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu, जिसका कलर होता है पेल येलो, सॉरी पेल ग्रीन कलर का। ओके, पेल येलो फेस है ना, तो उससे मुझे पेल येलो ध्यान रहा, बट इट इज़ पेल ग्रीन। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे भी देखना किसी 2 मार्कर में भी सेम रिएक्शन रिपीट हो रही है। तो ये रिएक्शन कहाँ कहाँ लिखी जाएगी? ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट की भी का भी एग्जाम्पल है। ये रिएक्शन अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझानी है तो भी उसका एग्जाम्पल है। कलर चेंज दिखाना है किसी रिएक्शन में तो उसका भी एग्जाम्पल है। जूस ऑफ टैमरिंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। दैट मीन्स ये है एसिडिक। एसिडिक जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, whether weak, whether strong, they will always turn blue litmus red. It is because of the presence of a chemical compound called, okay, acetic acid, methanoic acid, oxalic and tartaric. तो जो आपका टैमरिंड होता है ना, उसमें होता है टार्टरिक एसिड। ओके, टैमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड, और ये किस किस में और होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ग्रेप्स एंड बनानास। इनमें भी क्या होता है बेटा? टार्टरिक एसिड होता है। जैसे अगर हम बात करें ऑक्जेलिक एसिड की, ये होता है आपका स्पिनच के अंदर, ठीक है, चीकू के अंदर और बीट के अंदर, ठीक है, एंड टमाटोज के अंदर। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं मिथेनॉइक एसिड, जो आपकी एंट स्टिंग होती है ना, उसमें मिथेनॉइक एसिड है। ओके, और नेटल प्लांट अगर आपने सुना होगा छोटी क्लास के अंदर, वो क्या करता है, जैसे आप अपना हाथ उसके पास लेके जाते हो वो एकदम से आपको ट्रैप कर लेगा और खून आने लग जाएगा, जलन होगी। दैट बेसिकली मतलब बहुत इरिटेशन होती है, बहुत दर्द होता है एकदम। दैट इज़ मिथेनॉइक एसिड जो कि वो रिलीज़ करता है। एसिटिक एसिड तो आप जानते होंगे, है ना, इट इज़ विनेगर बेसिकली, है ना, विनेगर के अंदर यूज़ होता है। सो यहाँ का जो आंसर था, इसका आंसर था डी। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन, आई होप यू नो व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी के साथ हमारा एक एक टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है। जो भी टॉपिक यहाँ कंप्लीट करूँगी वो नेक्स्ट
वीडियोस में कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं होगा, तो जो भी चीज़ मैं समझा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से समझें। ओके, सो ये समझाने के बाद एक पीछे कॉन्सेप्ट रह गया, वो वहाँ पे दोबारा जाऊँगी। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर जॉइंट विद अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, कंपाउंड के साथ जो जॉइंड है। और हमेशा याद रखिए ये एक्चुअल पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं है। ये क्या है? ये क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को उसका क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? स्ट्रक्चर एंड कलर टू इट्स क्रिस्टल्स। ओके, शेप एंड कलर टू द क्रिस्टल्स। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, CaOCl2, इसके अंदर तो कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। POP की बात करें, CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O, यस, इसके पास आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O होता है। एंड बेकिंग सोडा के पास भी नहीं है, तो दैट मीन्स हमारा जो आंसर बना दैट विल बी 1। ओके, आपसे पूछा है कि किस में प्रेजेंट है, तो आंसर विल बी 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो एजर्शन रीजन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर आवर मेजर सोर्सेज ऑफ फ्यूल। यस, बिल्कुल, हमने पढ़ा ही है, कंबस्टन करते हैं, रिलीज करते हैं बहुत सारी एनर्जी। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स ऑन बर्निंग रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। यस, सो हमेशा जब आपको ये जज करना है कि एजर्शन और रीजन सही है, सबसे पहली चीज़ तो एजर्शन रीड करो एंड चेक वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। उसको टिक कर लो अगर सही है, अगर गलत है फिर तो भाई ऑप्शन डी सीधा सीधा आंसर बन रहा है। फिर आप रीज़न चेक करो, रीज़न को पढ़ो ध्यान से। रीज़न अगर आपका बिल्कुल सही है, अब असली कहानी शुरू होती है। अगर आपका रीज़न भी सही हो जाता ना, तब असली कहानी शुरू होती है। तब आप अपने एजर्शन पे दोबारा जाइए और उसके आगे वाई है ना, मतलब कोई क्वेश्चन मार्क लगा के देखें। ठीक है, वाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फ्यूल। क्या अब ये वाई लगाने के बाद क्या आप वही आंसर लिखते जो यहाँ पे लिखा है? यस, मैं तो ये लिखती बिकॉज दे मतलब ये व्हेन दे बर्न they release large amount of energy, that's why they are used as fuels. So A option is the correct answer. Next is a light green colored solution of sulfate salt of metal P. कहता है एक मेटल P है, उसका सल्फेट सोल्यूशन है। ओके, और लाइट ग्रीन कलर का है। भाई ग्रीन कलर का कोई भी सोल्यूशन है तो वो आयरन होगा। तो ये कह रहा है कि मेटल पी है, कोई पी मेटल जो है वो आयरन हो सकता है। भाई आयरन ही होगा, क्योंकि क्या बोला है? ग्रीन कलर। सोल्यूशन ऑफ सल्फेट सॉल्ट ऑफ मेटल पी इज टेकन इन अ बीकर, a rod of another metal Q is put in this solution as shown in the figure. ओके जी, ठीक है जी। अब आपको बताना है आफ्टर 1 आवर क्या होगा। लाइट ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन ऑफ सल्फेट, सल्फेट मीन्स FeSO4 ऑफ मेटल P इज टेकन इन अ बीकर और रॉड ऑफ अनदर मेटल Q, एक ऐसे मेटल को डाला। ठीक है, तो इसका पुट इन दिस सोल्यूशन एज शोन, लाइट ग्रीन से कलरलेस सोल्यूशन हो गया। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलरलेस सोल्यूशन करना है अगर, तो आपने इससे रिएक्टिव कुछ डालना है। इससे रिएक्टिव क्या होता है? केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके, ज़रा माली है ना, तुम जिंक डाल दो या फिर तुम मैग्नीशियम डाल दो, जो भी तुम्हारी इच्छा है। तो अगर ये ऐसे होगा तो मैंने बताया ना, जो ज़्यादा रिएक्टिव है दूसरे वाले को धक्का मारेगा, बनेगा ZnSO4 प्लस Fe, और ZnSO4 प्लस Fe बना। और ये जो महाशय होते हैं ये कलरलेस होते हैं। दोनों केसेस में अगर आप MgSO4 भी बनाते हैं तो भी उसमें भी ये होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से रिएक्शन P लिखने के 1 नंबर और रिएक्शन लिखने के 1 नंबर। आइडेंटिफाई द मेटल P एंड Q, हमने P को आइडेंटिफाई किया, Q को भी कर लो। Q जो है, मैंने यहाँ पे जिंक ले लिया, आपने मैग्नीशियम ले लिया होता तो भी गलत नहीं होता। राइट द केमिकल इक्वेशन, हमने लिख दी। आपने हर एक क्वेश्चन पढ़ना है, हर चीज़ का मार्क्स होगा। मतलब सबसे पहली चीज़ जो मैंने P और Fe, मैंने थोड़ा अच्छा नहीं लिखा, लेकिन जैसे P इज़ Fe, Q इज़ Zn, इसके मार्क्स होंगे हाफ हाफ। FeSO4 प्लस Zn की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कलरलेस सोल्यूशन जो बन रहा है तो इसका मार्क्स होगा। फिर कह रहा है स्टेट द कंक्लूजन ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। इसके अंदर आपसे नेक्स्ट चीज़ पूछी है
कि आपको इससे क्या पता चलता है ना, इससे हमें ये पता चलता है मोर रिएक्टिव मेटल will displace less reactive metal from its salt solution. Okay बेटा, so I hope you got it. इस तरीके से हमें लिखना होता है। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है कि भाई स्टीम जब हॉट आयरन से पास हो रही है, दैट इज Fe प्लस स्टीम को भी H2O ही लिखेंगे ना, इट विल बी Fe3O4 प्लस H2, Fe के साथ अब 3, यहाँ 3 लगेगा, ओके और यहाँ पर 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, दैट मीन्स यहाँ 4 लगेगा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ लगेगा। सो दिस इज द रिएक्शन। Natural gas is burnt in air, CH4 plus O2 will give CO2 plus H2O. When you will balance it, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे बन गया हमारा, एंड हीट एंड लाइट तो ऑब्वियसली प्रोड्यूस होती ही है। ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन मीन्स C6H12O6, that is respiration, sorry, C6H12O6 plus O2 gives 6CO2 plus 2H2O. ओके, तो ये दिस विल बी दी रिएक्शन एंड एनर्जी विल बी रिलीज। मैं ठीक बोल रही थी? ठीक है, तो बेसिकली रेस्पिरेशन में एनर्जी क्यों रिलीज होती है वही कहानी है, ठीक है। स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी in each case of the following. State the chemical property in each case on which the following uses of baking soda are based as an anti-acid. आप बताओ कि जो ये बेकिंग सोडा होता है वो एंटासिड की तरह क्यों यूज़ होता है, क्या रीज़न है इसका कि वो एंटासिड की तरह यूज़ किया जाता है? क्योंकि वो क्या है, एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है ना, इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, दैट्स वाई ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन स्टमक। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी जिसकी वजह से यूज़ होता है। एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, बिकॉज ये क्या करता है, liberates carbon dioxide gas on reaction with mild edible acid. ओके बेटा, इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर ये क्या करता है, एज इट रिएक्ट्स विद बेस टू प्रोड्यूस कौन सी गैस, ऑब्वियसली carbon dioxide, which is used to extinguish fire. आपको पता है कि CO2 तो एक fire extinguisher गैस है। Write the chemical equation to show what happen when acid react with metal. अपना कोई भी पसंदीदा एसिड उठा लो, मेरे को तो अच्छा लगता है HCl, मेटल लेते हैं जिंक, बनेगा ZnCl2 प्लस H2, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, जिंक तो एक है लेकिन हाइड्रोजन तो इसके सामने 2 लगेगा और हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। ओके, जब लिखा है राइट अ केमिकल इक्वेशन, बस केमिकल इक्वेशन लिखने से चल जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, टेक HCl, फेवरेट रिएक्शन, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहते हैं। ओके, बैलेंस हो रखी है, हाइड्रोजन 1 नहीं, हाँ बिल्कुल हाइड्रोजन 2, सोडियम 1, क्लोरीन 1, डन। थर्ड इज व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ कार्बोनेट। ओके, कोई भी एसिड ले लेते हैं फिर से, HCl भाई साहब लिए और लिया Na2CO3, it will give NaCl plus H2O plus CO2। ये इंपॉर्टेंट है कि कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो CO2 गैस निकलेगी और अगर सिंपल मेटल और एसिड को रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सो बैलेंस करें इसको,
तो यहाँ लगेगा 2, यहाँ भी लगेगा 2 एंड दिस विल बी बैलेंस्ड। आई होप आप समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस जो है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, वही चीज़ घुमा फिरा के पूछ रखी है। ओके, नेम एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 2 कार्बन एटम इन देयर स्ट्रक्चर। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर ही कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे 34th का, ठीक है। नेम एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 2 कार्बन एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर। सबसे पहले अगर मैं अल्कोहल की बात करूँ तो अल्कोहल कौन सा होगा, 1 2, ओके, एक OH लगा देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। यहाँ पर बन गया मेरे पास CH3 CH2OH, जिसको हम बोलते हैं C2H5OH। क्या नाम है इसका, इथेनॉल। डन, कोई गलती कर ही नहीं सकता, गलत कर नहीं सकता। फिर हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास होता है भाई 1 2, है ना, COOH होगा, और यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, CH3COOH, और हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, इथेनोइक एसिड। ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर्स, ओके, ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर्स में हमने उसका तो बना दिया, आप ठीक से बना देना। ये लो, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स, ठीक है। नेम एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, नेम हमने कर दिया, ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर्स बना दिए, एंड स्टेट हाउ दिस अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी ना उसकी। तो हमने करी उसकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने के लिए मैंने उसके अंदर C2H5OH जो था ना, उसको एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 के अंदर एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया और हीट किया, बन जाता है CH3COOH। जहाँ पर ये जो है एक, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अपना ऑक्सीजन दे देता है भाई, चाहिए लो जी तुम ले लो, है ना। स्टेट हाउ ये भी कर दिया हमने, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन दीज 2 कंपाउंड्स रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। भाई ऐसा कोई पेपर बन ही नहीं सकता जिसमें एस्टेरिफिकेशन ना पूछो, तो आप पहले ही बता देना कि भाई इसके अंदर होगी एस्टेरिफिकेशन। कब, जब एक C2H5OH दैट मीन्स एल्कोहल और CH3COOH एसिड जो है, सॉरी हाँ, कार्बोक्स इथेनॉइक एसिड जो है, ये रिएक्ट करते हैं किसी H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तब CH3COO C2H5 प्लस H2O जनरेट होंगे, ओके। और ओके, राइट द केमिकल इक्वेशंस, हमने दोनों की केमिकल इक्वेशंस ऑलरेडी लिख दी हुई हैं। सो इस तरीके से एस्टेरिफिकेशन, तो देखो ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसके अंदर आपको एस्टेरिफिकेशन ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर सोप्स। ये बहुत लिखना पड़ता तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रख दिया है सो दैट हम जल्दी कर पाए इसको। व्हाट आर सोप्स, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो है, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। ये आपको इसी तरीके से लर्न होना चाहिए सबसे पहले तो। फिर है मतलब व्हाट आर सोप्स का 1 मार्क्स, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके अंदर एक टेल है और एक हेड है। हेड है हाइड्रोफिलिक, जिसको पानी अच्छा लगता है, हाइड्रोफोबिक है टेल, ठीक है।
और जब ये माइसेल बनाते हैं तो हेड हमेशा बाहर होता है और टेल जो है वो हमेशा कहाँ होती है, टूवर्ड्स दी dirt. Okay, this formation is mycel. डन. एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन, इसको अच्छे से याद करा रखा है तो आप अपने उसमें से याद करें, एनसीईआरटी में से भी याद कर सकते हैं, नोट्स में से भी कर सकते हैं. Just like let's read it once. Most dirt is oily in nature. Oil does not dissolve in water. So the ionic end, that is hydrophilic end of the soap, will interact with water and the soap molecule react with the dirt, thus forms a structure called micelle, जो मैंने अभी बनाया है. This forms an emulsion in water. Soap micelle thus help in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean. Hard water contain calcium and magnesium salts, बहुत question आता है ये, which react with soap to form scum, which is insoluble substance, and no form will be formed in hard water when we use soap. We can overcome this problem by detergents as cleansing, by using detergents as cleansing because they have better cleansing action in hard water because they can dissolve these precipitates formed by calcium and magnesium salts. ठीक है. So why are soaps not considered suitable for washing clothes in the yes, ये बताया कि hard water जो है उसके अंदर calcium and magnesium salts होते हैं. How is this problem overcome? By using detergents, because detergents जो होते हैं वो easily ये समस्या का हल कर देते हैं. Next question is question number 37. Question 37 क्या कह रहा है? Question 37 है, many pure metals like copper, iron, gold are very soft and as such are considered unsuitable for certain uses. Metallic objects around us such as cooking utensils, statues, ornaments, guns, etc. are actually not made up of pure metals. Instead of pure metal, alloys are used to design them. Making alloys enhance the basic properties of the metal, which is primarily the most important constituents of the alloys. How does the electrical conductivity and melting point of metals changes when it is converted into an alloy? जब हम alloy की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट जो अलॉयज़ का लेस होता है. दैट मीन्स electrical conductivity and melting point of an alloy becomes less than the pure metal in most of the cases. In some cases it increases also. तो आप दोनों ही आंसर्स वहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोस्ट ऑफ द अलॉयज़ की कम होती है बट किन्हीं के अंदर हम ये प्रॉपर्टी एडअप कर सकते हैं कि हम कंडक्टिविटी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज भी कर सकते हैं. नेम द अलॉय यूज्ड फॉर वेल्डिंग टू वायर्स. वायर्स को वेल्ड करने के लिए यूज़ होता है सोल्डर, वेरी इंपॉर्टेंट. और सोल्डर जो है इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं लेड जिसको पीबी लिखते हैं एंड टिन जिसको SN लिखते हैं. तो आपको ये अच्छे से याद करने क्योंकि बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं. व्हाट आर अलॉयज? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स. होमोजीनियस शब्द लिखना ज़रूरी है. होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल, मेटल और मेटल और मेटल और नॉन मेटल. ब्रास, अगर हम ब्रास की बात करें बच्चे तो ब्रास जो है, ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक इन डेफिनेट प्रोपोर्शन. व्हाट इज स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील अगेन एक अलॉय है जो किससे बना है बेटा? आयरन मिक्स्ड विद निकल और या फिर प्लस क्रोमियम. ठीक है. हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड, कि भाई ये कैसे बनता है? तो सबसे पहली चीज़ तो पूछी थी व्हाट इज स्टेनलेस स्टील. इट इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन मिक्स्ड विद निकल एंड क्रोमियम. ठीक है जी. सबसे पहले आयरन के अंदर कार्बन भी डालना पड़ेगा ना. हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड? सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयरन में थोड़ा सा कार्बन डालते हैं, दैट इज़ 0.05%, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, हार्ड. क्या हो जाता है आयरन? हार्ड. ठीक है. और प्लस स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है. अब इसके अंदर अगर हम ये जो
आपने बनाया है, इसके अंदर अगर मैं निकल प्लस क्रोमियम ऐड कर दूँ इसके अंदर, तो बन जाती है स्टेनलेस स्टील। ओके, सो देखो पूरा का पूरा केस स्टडी आ रखा है इस पर। सो जिस बच्चे को ये याद होगा तो उसको तो कितना ईजी लगेगा ना सब कुछ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे अब दूसरे सेट का क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे हमारा एक पूरा सेट, पूरा पेपर ख़त्म हो गया जिसमें जितनी भी केमिस्ट्री आई थी। अब मैंने क्या किया है कि जो इसके इसी सेम रीजन के अंदर जो दूसरा पेपर आया था उसके दो ही क्वेश्चन अलग थे, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 21। दैट मीन्स ओवरऑल 3, 4, 5 मार्क का पेपर जो है वो अलग था। उसी के ही क्वेश्चन मैंने उठा लिए जो कि हम इसी के साथ ही कर देंगे इस रीजन के पेपर को। In an experiment, a student dipped pH papers in 4 different solutions. ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग और सीधे होते हैं, कुछ ना याद रखना ना कुछ। तो ABCD आपको 4 सॉल्यूशंस गिवन है और pH का कलर क्या चेंज हो रहा है वो बता रखा है। In which of these solutions is the concentration of hydrogen ion? In which of these solution is the concentration of hydrogen ion and hydroxyl ion is maximum? हाइड्रोजन आयन का मतलब आपसे पूछ रहा है एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, और हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब OH नेगेटिव आयन की बात हो रही है तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है। तो हमेशा याद रखो, मैंने कैसे याद कराया आपको कि ग्रीन तो होता है न्यूट्रल, इसके अंदर से जो जितने भी बॉयज़ वाले कलर हैं, ग्रीन, ब्लू, ये सारे होते हैं बेसिक। फिर से सुन लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। मैं आप ये बता रही थी कि जितने भी बॉयज़ वाले कलर हैं, दैट इज़ ब्लू, वॉयलेट, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, वो सारे के सारे क्या बनेंगे, बेस। जिसके अंदर से जितना ब्लूइश कलर जाता जाएगा ना उतना ही ज़्यादा बेस होगा। दैट मीन्स ये वाला तो मेरा आंसर नंबर बनता है बी। और अगर मैं एसिड की बात करूँ तो जितनी लड़कियों वाले कलर, रेड, येलो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो रेड मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द 2 सॉल्यूशंस आइडेंटिफाइड इन दी अबव। ठीक है जी, बता देते हैं। तो जी जो एसिड है जिसको मैंने डी माना है ना, एसिड है जिसको मैंने डी माना है, इसको मैं HCl लिख रही हूँ। और जो बेस है जिसको मैंने बी बताया है उसको मैं NaOH लिख देती हूँ। ठीक है, what would be the pH of the resultant mixture obtained when these two solutions are mixed? When these two solutions means HCl and NaOH are mixed together, then NaCl plus H2O will be formed. NaCl is a salt which is formed by the neutralization of HCl and NaOH. So salt जो है उसका pH जो है वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 7। ठीक है, तो 7 होगा और वो कौन सा कलर देगा, ग्रीन कलर देना चाहिए उसको, है ना। तो यही पूछ रहा है आपसे। और वैसे भी ये स्टेबल न्यूट्रल सॉल्ट है क्योंकि दोनों एक जैसी चीज़ों को जोड़, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जुड़ के बना हुआ है ना। तो यही चीज़ इसके अंदर बतानी थी। और इसका रीज़न जस्टिफाई योर आंसर में बस यही है कि एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर कम्प्लीटली, फॉर्मिंग वन, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल एंड लिविंग नो एक्सेस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस। ओके, तो अलग से हाइड्रोजन, मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो गई यहाँ पे। सारी कहानी न्यूट्रलाइजेशन की है कि अगर न्यूट्रलाइज कर दिया किसने, बेस ने एसिड को, एसिड ने बेस को, तो नो एक्सेस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बचे। जब वो बचे ही नहीं तो ऑब्वियसली न्यूट्रल हो गया। ओके, गॉट इट। नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। अभी पढ़ा है भाई, थक गई मैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल जो है, मील्स याद आ रही है मुझे, देखो भूख लग रही है। एसिड रिएक्ट विद मेटल विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, आप देखिए पीछे मुड़िए थोड़ा सा, और मैंने कराया हुआ है, आप वहाँ से देखिए, है ना, थोड़ी मेहनत आप भी लगाइए। हाउ दिस गैस इज टेस्टेड, बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल और स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो क्या होगा उसके साथ,
पॉप साउंड, ओके, से बर्न होती है गैस। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल, ये भी बहुत ज़्यादा आता है पेपर के अंदर। Zn plus HCl will give ZnCl2 plus H2, पहले भी लिखवा रखा है, अभी मैंने भी लिखवाया था आपको, ठीक है। एंड ये क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड, इट्स बेटर टू राइट, जो भी बनता है वो लिखिए साथ में। और जिंक प्लस NaOH, हमने एक बार एसिड से किया, एक बार बेस से कर रहे हैं, इतनी विगरस रिएक्शन नहीं होती बेस के साथ, तो ये बना आपके पास Na2ZnO2, जिसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। और ये बोर्ड्स वालों की सबसे वन ऑफ द फेवरेट रिएक्शंस हैं, जो प्लीज़ आप कितना ही छोड़ के मत जाना। तो ये आपका बन गया सोडियम जिंकेट, ठीक है। सिनेबार इज एन ओर ऑफ मेटल एक्स, ऑब्वियसली भाई मरकरी, हर कोई जानता होगा, है ना। सिनेबार जो है वो मरकरी का कौन सा ओर है, सल्फाइड ओर। सिनेबार का फॉर्मूला होता है HgS। व्हेन दिस ओर इज हीटेड इन एयर, कर देते हैं HgS को हम ऑक्सीजन, मतलब हीट इन एयर करते हैं, तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है पहले, बिकॉज इट इज़ ईजियर टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर। तो अब यहाँ पर बैलेंस भी कर देते हैं, this is 2, this is 3, this is 2, this is 2, you can balance it yourself. When this ore is heated in air, it is first converted into, कर दिया हमने convert, and then reduced. अब ये बेचारा इतना सीधा साधा होता है ना मरकरी, इसको बेचारे को और गर्म कर दो ना अगर, तो ये क्या है, Hg अलग निकाल देता है, O2 अलग निकाल देता है, इतना सीधा साधा है। तो ऐसे होती है इसकी रिडक्शन। आइडेंटिफाई द मेटल एक्स कर चुके, राइट द केमिकल इक्वेशन लिख चुके हैं, बस हो गया। ये 2 क्वेश्चन सिर्फ अलग थे सेकंड सेट में। अब हम बात करते हैं थर्ड सेट की, उसमें भी 3, 4, 5, 6 नंबर का अलग आया बेटा सिर्फ, देखिए उसको भी ख़त्म करें जल्दी। एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच, क्या होता है जिसके अंदर कोई भी कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है, किसकी हेल्प से, थर्मल एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी की हेल्प से। AgCl इसमें कन्वर्ट होता है, दिस इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। CaCO3 हो रहा है भाई, इसको तो हीट देना पड़ता है, तो ये हमारा आंसर बन सकता है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है भाई, अभी हम पहला क्वेश्चन जो है इस पूरी शीट का करके हटे। फिर ये भी हीट से होता है, तो हमारे जो पसंदीदा आंसर्स में आते हैं वो है हमारे सेकंड और फोर्थ, भाई साहब सेकंड और फोर्थ वाला डी। नेम अ मेटल फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट एज फ्री स्टेट। भाई फ्री कौन मिलता होगा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। क्यों मिलते हैं, नीचे ये पूछ रखा है, स्टेट वेदर दीज ऑफ द मेटल आर प्रेजेंट रिएक्टिविटी, कहाँ पे रखा है, तो ये मिलते हैं लीस्ट रिएक्टिव है ना। और ये कहाँ होगा, मतलब लीस्ट रिएक्टिव अगर होते हैं तो ऑब्वियसली कहाँ प्रेजेंट होंगे, एंड ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल। ये देखिए लीस्ट रिएक्टिव वाली चीज़ें हमेशा कहाँ प्रेजेंट होती है, बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। शब्द नहीं मिल रहे थे मुझे, ठीक है, बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। और अभी हम इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, ये कहाँ रखे जाते हैं, टॉप पे रखे जाएंगे। ऐसे कंपाउंड की फॉर्म में तो वो भी मिल सकते हैं ना हमें, जिंक आयरन को क्यों नहीं, ये क्यों नहीं मिल सकती, ये भी मिल सकते हैं, ठीक है। और कॉपर बेचारा दोनों में जूझता है, तो यहाँ चाहे ना भी लिखें आप, ठीक है, वहाँ पे भी आ सकता है, बट आता है, दोनों में लिखा जाता है, ये दोनों तरीके से दल बदलू है, ठीक है। तो ये क्या है, मिडल रिएक्टिविटी में, ये भी कंपाउंड की फॉर्म में तो पाए जाते हैं, तो किसी एक को भी लिख दोगे तो चलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अभी तक मैं कह नहीं रही थी, नहीं, ये वही रिएक्शन है, वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो C6H12O6 प्लस O2 विल गिव अस, क्या देगा भाई साहब, एनर्जी चाहिए हमें, तो अब थक गए हैं ना। CO2 प्लस H2O प्लस बड़ी सारी एनर्जी, पर इसका बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6CO2 प्लस H6 6 है सब कुछ भी नहीं है इसके अंदर,
भाई पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, केमिकल इक्वेशन तो दे दी, इसका 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक कंसिडर क्यों करते हैं भाई, वो तो बताइए। बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग the process of respiration, that's why it is called exothermic. So with this, ये जो भी रीजन था इसके तीनों सेट्स डन है, इसी में से ही उठ के घुमा फिरा के तुम्हारा पेपर आने वाला है। थैंक यू एंड गुड नाइट। अगली वीडियो के लिए फिर मिलते हैं।